नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आज हम सबसे पहले बात करेंगे संसद के इस हफ्ते की कार्यवाही की। हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए ये दिखाएंगे कि विपक्ष नीट के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की ठान कर बैठा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सदन में उन्हें नीट मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक तक बंद कर दिया। विस्तार से आपको ये सब अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। आगे दिखाएंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई से जुड़ी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने सोरेन को जमानत दी और लिखा कि सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी मानने का कोई कारण नहीं है। क्या सोरेन की गिरफ्तारी और रिहाई आने वाले दिनों में झारखंड के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी, आपको दिखाएंगे। धार की भोजशाला में एएसआई का 90 दिन का सर्वे पूरा हो गया है। अब उस रिपोर्ट का इंतजार है जो 2 तारीख को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। क्या है उस रिपोर्ट में और क्या निकल कर आया सर्वे में, आपको हम आगे बताएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की गोधन योजना अब राजनीति का शिकार हो गई है। गोबर से बनी खाद का क्या करना है, नई सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। क्या कोई योजना हमारी और तुम्हारी भी होती है, इस सवाल पर आगे बात करेंगे। अब शेयर मार्केट से खतरा उठाकर पैसा बनाने से दूर रहने वाले निवेशक म्यूचुअल फंड से भी मालामाल हो रहे हैं। क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं और इनमें मिलने वाला रिटर्न कितना होता है, आपको म्यूचुअल फंड के फंडे के बारे में आगे बताएंगे बहुत विस्तार से। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले हफ्ते में सदस्यों की शपथ और स्पीकर चुनाव के बाद यदि कोई मुद्दा चर्चा में रहा तो वो है नीट परीक्षा का। संसद के दोनों सदनों में आज नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग पर खूब हंगामा हुआ और सदन को सोमवार तक स्थगित करना पड़ा। हंगामे के दौरान ही राहुल गांधी के माइक को बंद करने को लेकर भी खूब विवाद हुआ। नीट पर क्यों बहस की मांग कर रहा है विपक्ष और क्यों बचकर भाग रहा है सत्ता पक्ष, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संसद में 5 दिन गूंजा नीट। संसद के इतिहास में प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। माइक में बंद नहीं करता हूँ। खबर सांसद अब हमको सिखाइएगा कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। संसद सत्र के 5वें दिन जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने इस पर चर्चा की मांग की। तभी स्पीकर ओम बिरला ने पूरा समय लेने की बात कहते हुए सदन की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच एक बार फिर राहुल के माइक को बंद किए जाने पर बहस तेज हो गई। माइक में बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाने की बात कह दी थी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। क्या राहुल का माइक बंद हुआ या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप इस वायरल वीडियो को भी अगर देखें तो साफ पता चलता है कि राहुल बोलते तो दिख रहे हैं लेकिन वो बस सुनाई नहीं दे रहे। कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी नीट का मुद्दा हावी रहा। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर जगदीप धनखड़ से नीट मामले पर चर्चा करने की मांग की। वहां भी बोलते वक्त खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, जिससे नाराज होकर वे वेल में आ गए और फिर स्पीकर ने उनकी इस हरकत की निंदा की। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं। ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है। इन 5 दिनों में सत्र में विपक्ष ने नीट के मुद्दे को किसी न किसी तरह उठाने की कोशिश की है।
पहले ही दिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ ग्रहण करने पहुंचे थे, तभी से विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। पच्चीस जून को बिहार से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जब शपथ लेने पहुंचे थे तो उनकी टी शर्ट पर री नीट की एक तख्ती लटकी हुई थी। जब शपथ के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर नारेबाजी करने की कोशिश की तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी नीट के मुद्दे पर नारेबाजी की। सुनिए सुनिए, इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। हालांकि तब राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच कराने का भी आश्वासन दिया। हाल ही में कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। ये मुद्दा नहीं है, बल्कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। न सिर्फ संसद बल्कि बाहर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम चुने जिस पर पेपर लीक का दाग न लगा हो। फिलहाल मेडिकल परीक्षा का पेपर किसने लीक किया, उन असली गुनहगारों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे नीट का ज्वलंत मुद्दा राजनीतिक तो जरा भी नहीं है। ये देश के युवा और लाखों परिवारों से सीधा जुड़ा मसला है। इसलिए इस पर संसद से लेकर देश में हर फोरम पर खूब बहस होनी चाहिए, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। वैसे लोकसभा के स्पीकर ने विपक्ष को भरोसा तो दिलाया है कि आने वाले दिनों में इस पर सार्थक बहस करवाई जाएगी, मगर विपक्ष है कि तुरंत बहस की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसको लेकर गतिरोध बना है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये गतिरोध टूटेगा और नीट परीक्षा पर संसद में सार्थक बहस हो सकेगी। देश में जिन दो मुख्यमंत्रियों को जेल हुई थी, उनमें से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जेल से रिहा हो गए हैं। सोरेन को जमीन के मामलों में गड़बड़ी के चलते ईडी ने करीब 5 महीने पहले गिरफ्तार किया था, जिसके चलते उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। जेल से बाहर आते ही सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद किया। तो क्या सोरेन की रिहाई से उनके साथी अरविंद केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्र पर बरसे सोरेन, किया केजरीवाल का जिक्र, जेल में कैद साथी की फिक्र। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए झारखंड के सीएम को दिल्ली के सीएम की चिंता सता रही है। उन्होंने बाहर आते ही केजरीवाल की रिहाई का जिक्र किया और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं बरसों लग रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों का धन्यवाद भी किया। तो इधर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और माता रूपी देवी भी बेहद भावुक दिखाई दी। सोरेन कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 5 महीने से जेल में बंद थे। ईडी के मुताबिक सोरेन ने साल 2011 से रांची के एक इलाके में करीब 9 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। 8 अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक सोरेन को 7 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन की रिहाई से उनकी पत्नी के हौसले और बढ़ गए हैं। पति की गैर मौजूदगी में वो राजनीति में जरूर उतरी, लेकिन कई बार मंच पर वो भावुक भी नजर आईं। आज का दिन हेमंत सोरेन की रिहाई ने इंडिया गठबंधन को भी मजबूती देने का काम किया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं में उनके सर्वे सर्वा की रिहाई की उम्मीद और बढ़ गई है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि सूबे में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण कितना बदल जाएगा। सियासी समीकरण किस ओर करवट लेगा? क्या जेएमएम को उनके जेल से बाहर आने का लाभ मिलेगा या उनके प्रति लोगों की सहानुभूति कम हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सोरेन को जेल भेजने के बाद उनकी पत्नी कल्पना ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जैसा ही पार्टी को संभाला था। मगर अब बड़ा सवाल यही है कि हेमंत की जेल से वापसी के बाद क्या चंपई सोरेन अब उनके लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे या फिर हेमंत के जेल जाने से मिली सहानुभूति उनकी पार्टी को आने वाले महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बड़ी जीत दिलाएगी? मध्य प्रदेश की धार भोजशाला के रहस्य पर से अब पर्दा उठने को है। भोजशाला सरस्वती मंदिर है या कमाल मौला की दरगाह? इस सवाल को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग ने इस विवादित इमारत का 90 दिन तक लगातार सर्वे किया। इंदौर हाईकोर्ट में 2 जुलाई को ये सर्वे रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश की जाएगी, जिस पर 4 को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस सर्वे में पुरातत्व विभाग को भोजशाला के आसपास खुदाई में क्या क्या मिला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ एएसआई का काम, 98 दिन में मिले सबूत तमाम। हिंदू पक्ष को मिले कई अवशेष, अब क्या है शेष? साथ ही गर्भगृह में 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, ये उनकी आस्था है कि उन्हें हर पत्थर में भगवान नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। 58 दिनों तक ये सर्वे चला, जिसमें खास बात ये रही कि हिंदू पक्ष ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुस्लिम पक्ष ने हर शुक्रवार नमाज पढ़ी। जैसे सालों से चला आ रहा था, वो इन 98 दिनों तक भी जारी रहा। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला, बाबा कमाल मस्जिद, 2 पक्षों के दावे और इन्हीं 2 पक्षों के दावों के बीच क्या है आखिर ये जगह? इन्हीं दावों के बीच जो सर्वे अभी तक चलता रहा, वो 98 दिन का सर्वे अब पूरा हो चुका है और ये रिपोर्ट अब इंदौर हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में एएसआई का सर्वे शुरू हुआ। एएसआई के 100 विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे की शुरुआत की। पहले एएसआई को 42 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 29 अप्रैल को ये समय सीमा बढ़ा दी गई। इसके बाद 27 जून तक सर्वे निर्धारित किया गया। अब कल से विवादित इमारत में केवल कागजी कार्रवाई और लेवलिंग की जाएगी। अब मॉन्यूमेंट में खुदाई नहीं होगी। इन 98 दिनों में क्या कुछ हुआ, आप वो भी देखिए। सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के करीब 1600 अवशेष मिले हैं, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा की 4 इंच की एक प्रतिमा भी मिली है। माता की प्रतिमा के अवशेष भी मिले हैं, उनकी गर्दन का एक हिस्सा भी मिला है। आखिरी दिन एएसआई की टीम को 7 और अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्षकारों के दावे के मुताबिक सर्वे के दौरान माता वाग्देवी, भगवान गणेश, श्री कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान सहित भैरवनाथ और कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ अवशेष मिले। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये अवशेष बताते हैं कि ये प्राचीन भोजशाला हिंदू धर्म का ही अंश है। आज जो काम चला है उसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक माता का जो कल एक प्राप्त हुई थी, आज दूसरे गर्दन के ऊपर का भाग प्राप्त हुआ है और 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ के अवशेष हैं या आड़े बीम हैं। साथ ही कल एक ब्रह्मा जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो 4 दिन पहले एक 4 इंची विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वैसी आज 4 इंची ब्रह्मा जी की प्रतिमा कल शाम में प्राप्त हुई थी, जो आज को लिस्टिंग किया गया। इधर मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद एएसआई की सर्वे टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हुआ है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा ये है कि जब आप लोगों को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप लोग हमें इसकी हकीकत बयान करिए, आप लोग चेक करिए इसकी मूल हकीकत क्या है, आप चेक करके हमें बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने वर्ष पुराना है, ये सब चीज़ें चेक करने के अलावा उन्होंने सब्जेक्ट से बाहर जाकर बहुत सारी चीज़ें गतिविधियाँ ऐसी की है जिससे इस बिल्डिंग का पूरा मूल स्वरूप चेंज हो चुका है और जो अपने असल मूल स्वरूप में थी वो बिल्डिंग अब वो चीज़ खो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच में छिड़ी बहस आखिर कहती क्या है, वो समझिए। हिंदू पक्ष 11वीं शताब्दी की इस स्मारक को देवी सरस्वती का मंदिर कहता है, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस परिसर में पहली बार एएसआई का सर्वे हो रहा हो। साल 1902 में
पहला एएसआई का सर्वे हुआ था, जिसमें खुदाई में देवी सरस्वती की मूर्ति निकली थी, जिसे मेजर किनकोड नाम का एक अंग्रेज लंदन ले गया था। तभी से छिड़ा तनाव आज तक जारी है। हर साल वसंत पंचमी के दिन यहाँ माहौल गर्म हो जाता है, खासकर तब जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है, क्योंकि उसी दिन मुस्लिम पक्ष यहाँ नमाज अदा करने पहुँचते हैं और हिंदू पक्ष पूजा करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। धार भोजशाला लंबे समय से विवादित होती रही है और इसमें कई सारे विवाद चलते आए हैं। अब 4 जुलाई के बाद ये फैसला आएगा कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद। विस्तार न्यूज के लिए कैमरामैन वीरेन के साथ जफर अशरफी, धार। तो उधर भोजशाला में मिली सामग्रियों से हिंदू पक्ष उत्साहित है, मगर सवाल यह है कि क्या पुरातत्व विभाग हाईकोर्ट से कुछ और वक्त मांगेगा या फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट 2 जुलाई को देकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। आपको याद होगा, बनारस में ज्ञानवापी परिसर में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा ही सर्वे का जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में 31 साल बाद पूजा और दर्शन की अनुमति दे दी गई थी। तो क्या भोजशाला भी मध्य प्रदेश की अगली ज्ञानवापी बनेगी? इंतजार करना होगा हाईकोर्ट में अगले महीने होने वाली सुनवाई का। सरकारें बदलती ही सरकारों की प्राथमिकताओं में आने वाले बदलावों का असर सीधे सीधे सरकारी योजनाओं पर भी पड़ने लगता है। अब छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की बात करें तो रायपुर जिले में ही लगभग 45,000 क्विंटल से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट गौठान में डंप पड़ी हुई है। इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार बदलने के बाद गौठानों में पड़े इस उपयोगी खाद के लिए कोई भी नया दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है, जिसे लेकर गौठान में काम करने वाले लोग हैरान परेशान हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के लिए शुरू की गई गोधन योजना का लाभ अब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं गौठानों से खाद का उठाव होना भी अब बंद हो गया है, जिससे गौठान में अब क्विंटलों के क्विंटल खाद डंप पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर जिले में ही केवल लगभग 45,000 क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट डंप पड़ी हुई है। इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद गौठानों में पड़े खाद के उठाव के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण ये खाद गौठानों में सड़ रहे हैं। गौठान में काम करने वाली महिलाएं बताती हैं कि खाद के उठाव नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। खातू बहुत कुंटल के कुंटल पड़े है और हमार खातू उठात नहीं सरकार है, तो हमन कैसे मजदूरी यह कमाबो? पैसा कौड़ी तक नहीं मिलत हमन ला, बेचातीस तब तो खात है। हमार समूह ना हमन 40-45 महिला हन और सरकार हाथ गोबर खरीद के देवत रही तहुल बंद कर दिस, लेकिन हमन अपन से ना गोबर खरीद के हमन खाद बना हन बिखी के आसरा में, लेकिन नहीं बिकत है। सरकार हा ध्यान नहीं देवत है, खाद हा स्टॉक माढ़े है। छत्तीसगढ़ में साल 2020 में कांग्रेस सरकार ने गोधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का पूरा नाम छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना रखा गया था। लोगों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस सरकार ने योजना का निर्माण किया था, जो किसानों पशुपालकों के लिए बनी थी। सरकार किसान और पशुपालकों से गोबर खरीदती थी और गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता था, जो खेती और पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। सरकार ऑर्गेनिक खाद बनाती थी। रायपुर में कुल 325 गौठाने हैं, जहां वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। अब तक कुल 2,71,828 क्विंटल खाद बिक चुकी है, जिसका भुगतान भी हो चुका है। अभी भी फिलहाल 45,000 क्विंटल से ज्यादा खाद गौठानों में डंप है। रायपुर में डंप खाद के उठाव के लिए सरकार की तरफ से फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके कारण खाद का उठाव नहीं हो पा रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। रायपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह के खाद हैं, उनको सरकार को बेचकर किसानों को देना चाहिए। और जैविक कृषि के काम के लिए पिछली सरकार ने ये प्रक्रियाएं चालू की थी, और जो महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनको इसका लाभांश मिलता था, तो उसका नुकसान तो हुआ है, और किसानों को जैविक खेती होती थी उसका भी सीधा नुकसान हो रहा है। पिछले सरकार ने जो गौठान का योजना लाया था, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लाया था, कमाने के लिए लाया था। अभी आप बता रहे हैं कि जरवा में खाद पड़ा हुआ है, वो खाद कहाँ, वो तो मिट्टी था, और मिट्टी को क्यों ले जाएगा? तो सरकार
जितना जनता को बुद्धू बनाना चाहती थी, बेवकूफ़ बनाना चाहती थी, वो बना ही है, इसीलिए उसका भुगत रहे हैं। रायपुर जिले में केवल 45,000 क्विंटल से ज्यादा खाद डंप पड़ा हुआ है। इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। पिछली भूपेश सरकार की बात करें तो प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा गौठान बनाए गए थे। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में न जाने कितने क्विंटल खाद गौठानों में डंप पड़ी हुई है, जो सड़ रही है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश भर में बनाए गए गौठानों में क्विंटल के क्विंटल जो खाद है वो डंप पड़े हुए हैं। इसका उठाव न होने पाने की वजह से जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है वो चरमरा गई है। अब सवाल आखिरकार ये है कि ये जो क्विंटल के क्विंटल खाद जो गौठानों में पड़े हुए हैं, इसका उठाव कब होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। वैसे सरकार बदलने से किसी योजना की उपयोगिता खत्म नहीं हो जाती। कोई योजना कांग्रेस और बीजेपी सरकार की नहीं, बस सरकार की होती है, क्योंकि इसमें लगा पैसा सरकार और सच कहें तो आपका हमारा होता है। इसलिए करोड़ों रुपए की इस खाद का भी सही उपयोग किया जाना चाहिए। देश में इन दिनों शेयर मार्केट में आया बूम म्यूचुअल फंड में बचत करने वालों को भी खूब फायदा पहुंचा रहा है। यही वजह है कि देश में व्यक्तिगत बचत की कमी के बाद भी म्यूचुअल फंड में बचत कई गुना बढ़ गई है। छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड क्यों पसंद आ रहे हैं और क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में पारिवारिक और वित्तीय बचत कम हो रही है, लेकिन एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष साल 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत घटकर 18.4% रहने की उम्मीद है, जो साल 2013-22 के बीच औसत 20% थी। शिफ्ट जो होते थे वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे जाते थे, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस या गोल्ड वगैरह पे। बट कुछ वर्षों से म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने गोल्स को समझ के और रिटर्न्स भी बनाए हैं। म्यूचुअल फंड इसी तरह एक साल में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या में करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 में कुल म्यूचुअल फंड में एसआईपी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 19.6% हो गई है, जो साल 2022-23 में सिर्फ 3.6% थी। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष साल 2023-24 के दौरान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक साल के अंदर 35.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। एसआईपी में लोगों के बढ़ते रुझान पर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स की क्या राय है, वो भी सुनिए। सम के माध्यम से आप पूरा पैसा एक साथ डाल दिए अगर आपके पास में है। दूसरा एसआईपी के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो अभी काफ़ी प्रचलित है और छोटे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 500 रुपये प्रति माह से आप एसआईपी चालू कर सकते हैं और एक भविष्य में अच्छी पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि साल 2024 भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रहा है। शुरुआती करीब 6 महीनों में सेंसेक्स ने 8% और निफ्टी ने 9% का रिटर्न दिया है। बाजार में तेजी का असर म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे हम भी कहेंगे कि म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं, क्योंकि इनमें एसआईपी के जरिए हर महीने बचत होती है, जिसमें औसतन 15 से 18% रिटर्न तो मिल रहा है। शेयर बाजार ऊपर जाने पर यह फंड फायदा तो देता है, बाजार गिरने पर ज़्यादा यूनिट देकर फिर जब मार्केट ऊपर उठता है तो फिर फायदा बढ़ा देता है। तो निवेश करते रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया है। और अब वक्त है चलते चलते का। आपको आज हम छत्तीसगढ़ की एक महिला से मिलवाते हैं, जिसे राज्य की पहली जेसीबी वुमेन के नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव की 61 साल की दमयंती सोनी छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जो जेसीबी चलाती हैं। वो न केवल फर्राटे से जेसीबी चलाती हैं, बल्कि देश भर के एक्सपो में इन्हें भाग लेने के लिए भी बुलाया जाता है। और अब उन्हें जब जापान से बुलावा आया है तो कुछ आर्थिक दिक्कतों की वजह से वो एक्सपो में शामिल नहीं हो पा रही थीं। अपनी इस दिक्कत को उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बताया। वो जनदर्शन में पहुंची थी, जिसके बाद सीएम साय ने उनको भरोसा दिलाया और कहा कि आप अपना सामान पैक कर जापान जाने की तैयारी करिए। राज्य सरकार आपको जापान भेजेगी।
सीएम साहब के पास गई, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा आश्वासन भी दिया और मेरे को सहयोग भी किया और उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश में आप कहीं भी जाओगे, कोई भी कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेना है तो आप हमको सूचित करेंगे, हम आपको विदेश भेजेंगे। मैं तो ये कहूँगी कि कोई काम कठिन नहीं होता है। अगर तुम बोलोगे कि ये डगर कठिन है, नहीं चलोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो चलिए इस अच्छे नोट के साथ द एडिटर शो में फिलहाल इतना ही।